प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में दूसरे दिन जोशोरेश्वरी मंदिर में किए दर्शन और कांडी मंदिर में की पूजा अर्चना। मतुआ समुदाय के लोगों को किया संबोधित। असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा सीटों के प्रथम चरण के लिए हो रहा है मतदान। असम की 47 सीटों पर, वहीं पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर मतदाता कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली के अवसर पर कैसरबाग बस स्टेशन को किया गया सैनिटाइज। लोगों की जा रही थर्मल स्कैनिंग। और होली के अवसर पर बढ़ती हर्बल रंगों की मांग को सोनभद्र की महिलाएं कर रही हैं पूरा। पलाश के फूलों से बना रही हैं हर्बल रंग। ऑनलाइन हो रही है बिक्री। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। पीएम मोदी का आज बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने जोशोरेश्वरी काली मंदिर में दर्शन किए और मां काली को सोने चांदी का मुकुट चढ़ाया। इसके बाद पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान स्मारक पहुंचकर महानायक को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी और कांडी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और कांडी मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने यहां आने की इच्छा बहुत पहले प्रकट की थी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा रिश्ता मन से मन और जन से जन का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठाकुर परिवार का प्यार उन्हें हमेशा मिलता रहा। भारत और बांग्लादेश दुनिया में स्थिरता चाहते हैं। वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। इस दिन की, इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई। मुझे लगातार श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के अनुयायियां, उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुर बाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। बांग्लादेश की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी बांग्लादेश के लोगों को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने भी सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साझी विरासत, संस्कृति और चुनौतियों वाले पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ हर मोड़, हर पड़ाव पर साथ खड़े रहने का भरोसा। स्वर्ण जयंती के थीम सॉन्ग पर ताल से ताल मिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत और बांग्लादेश के बीच अटूट संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संदेश दिया। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझा है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। इस दौरान बंगबंधु पर इटर्नल फिल्म भी रिलीज की गई।
बंगबंधु के जीवन से जुड़ी फिल्म ने स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताजा कर दी, जब लाखों बांग्लादेशी बेटे बेटियों ने अपनी भाषा और संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे जिंदगी को दांव पर लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने भी बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती और मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कोविड महामारी की चुनौतियों समेत दूसरे मौके पर बांग्लादेश के साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। India is the closest neighbor and a trusted friend of Bangladesh. I recall with deep appreciation the unstinting moral and material support that the political leaders and the people of India extended to Bangladesh during our war of liberation. कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समेत विश्व के दूसरे नेताओं ने भी शिरकत की। हालांकि कोविड महामारी के चलते अधिकतर लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लिया। Greetings and congratulations to the government and people of Bangladesh on the 50th anniversary of their independence. The people of Bangladesh have made tremendous strides over the past 5 decades, particularly on issues of social development and disaster preparedness. I congratulate you on this progress, including your forthcoming graduation from the category of least developed countries. It's amazing to reflect on how much your nation has achieved since the circumstance of its birth. It was the visit of Sheikh Mujibur Rahman here in 10 Downing Street in 1972 that was instrumental in forging the friendship between our countries, and I fondly recall being welcomed to Bangladesh with a great deal of warmth and generosity in 2018. बंगबंधु के हौसले नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती है। न सिर्फ बांग्लादेश आजाद हुआ, बल्कि आज अपनी स्वतंत्रता की स्वर्णिम जयंती भी मना रहा है। ये समारोह तब और भी खास हो जाता है जब उसके अस्तित्व से लेकर उसके हर दुख सुख में साथ खड़े रहने वाला पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री की ओर से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा मिलता है। बांग्लादेश की खबर से लौटते हैं अब अपने देश की तरफ और बात करते हैं राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की। असम की कुल 126 सीटों पर 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें से पहले चरण में आज 12 जिलों की 47 सीटों पर मतदान हो रहा है। मध्य असम के 3 जिलों सोनितपुर, विश्वनाथ, नौगांव की 13 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही ऊपरी असम के 9 जिलों जिसमें गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, चराईदेव, लखीमपुर, घेमाजी, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों की 34 सीटों पर भी पहले चरण में मतदान हो रहा है। जिन 47 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है वहां कुल 81,09,815 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 40,32,481 है, जबकि 40,70,210 पुरुष मतदाता हैं। पहले चरण में राज्य में 124 थर्ड जेंडर के मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चरण में कुल 264 उम्मीदवार हैं, जिनमें 241 पुरुष हैं, जबकि 23 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। मतदान के लिए 11,537 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण में कुल 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से पूर्वी निदरीपुर की 7 सीटें, पश्चिमी निदरीपुर की 6 सीटें, झारग्राम की 4 सीटें, पुरुलिया की 9 सीटें और बांकुरा जिले की 4 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है।
जिन 30 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है वहां कुल 7,52,709 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 36,28,310 जबकि 37,64,344 पुरुष मतदाता हैं। पहले चरण में राज्य में 55 थर्ड जेंडर के भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में इन 30 सीटों पर कुल 191 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 21 महिलाएं और 170 पुरुष हैं। राज्य में पहले चरण के कुल 10,288 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि होली भारत की सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है। ये पर्व सामाजिक समता, सौहार्द एवं उल्लास का प्रतीक है। सनातन परंपरा में पर्व एवं त्योहार हर्षोल्लास और राष्ट्रीयता को दृढ़ता प्रदान करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि होली अधर्म, असत्य और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देती है। लोगों में ये पर्व गरिमामय ढंग से मनाया जाना चाहिए, इसकी अपेक्षा है। देश में 1 अप्रैल से श्रम कानूनों में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। श्रम कानूनों में होने वाले बदलाव को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है, 1 अप्रैल से नए श्रम कानून प्रभावी होने जा रहे हैं। 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 कोड में तब्दील किया गया है। श्रम कानूनों को बदलने की ये प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही थी, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा चुका है। ये श्रमिकों और मजदूरों के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। 2020 में राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से श्रम कानून में बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये सभी के लिए नया कानून सरल और सुविधाजनक होगा। नहीं, ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदलने की काम की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई है और अब जो कानून है शीघ्र ही लागू हो जाएंगी और 1 अप्रैल से लागू होने की पूरी संभावना है और ये वास्तव में एक बड़ा कदम है। श्रम कानून सरल हों, सुविधाजनक हों और आसानी से उनका क्रियान्वयन हो सके, तो उसके हिसाब से हमने हर स्तर पर बात कर ली है और बात का एक सही जानकारी भी मिल रही है। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि एक 2020 में जो बड़ा परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से देश के मजदूरों के लिए हुआ है, वो श्रम कानूनों के परिवर्तन का है, जिसको अब अमली जामा मुझे लगता है 1 अप्रैल से पहुंचा दिया है। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ चल रही मुहिम पर मुहर लगा दी। आज होली के पहले सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन परिवारों को न्याय मिलेगा जो मुख्तार से पीड़ित थे। उन्होंने पंजाब सरकार पर मुख्तार की मदद करने का आरोप लगाया है। देखिए, जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है उसके लिए जितने भी प्रयास होंगे वो करते रहेंगे और योगी जी की सरकार अन्य दफे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे गई। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पूरी कोशिश करी कि मुख्तार अंसारी ना आ पाए। जीत सत्य की हुई है, उन लोगों के लिए हुई है जिन लोगों के परिवार के साथ जो प्रताड़ित हुए हैं मुख्तार अंसारी और इंसाफ नहीं मिला। आज उनको ये होली की बहुत बड़ी सौगात मिली। भारत में कोविड-19 टीके की अब तक कुल 5,69 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार शाम 7 बजे तक 80,66,471 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 51,27,234 को दूसरी खुराक दी गई। इसी तरह अग्रिम मोर्चे के 86,79,307 कर्मियों को पहली खुराक, जबकि 34,96,356 को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 2,57,01,645 लाभार्थियों को, जबकि विभिन्न रोगों से जूझ रहे 45 से 60 आयु वर्ग के 58,86,599 लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को शाम 7 बजे तक टीके की कुल 14,53,172 खुराक दी गई। उनमें से 13,32,550 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 1,20,622 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है।
देश के 5 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोविड के मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी त्योहारों पर कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपाय करने के लिए पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 5 और शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस बीच कोरोना से बचाव के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं और इसी के तहत देश भर में 5.69 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। परिवहन निगम ने अभियान चलाकर पूरे बस अड्डे को सैनिटाइज किया। मास्क और यूनिफॉर्म पहनकर पूरे बस अड्डे की थर्मल स्कैनिंग हो रही है। आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। होली के त्योहार को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारे बस स्टेशन के अंदर 2 शिफ्टों में कोरोना की टेस्टिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा बराबर कराई जा रही है, जिसमें हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम डेली अपने बस अड्डे यात्री हॉल को सैनिटाइज कराते हैं। थर्मल स्कैनिंग 24 आवर चलती है। थर्मल स्कैनिंग अब जो बैठे यात्रियों की घूम घूम कर भी की जा रही है और लोगों को कोरोना के प्रति जागृत भी किया जा रहा है। मास्क पहनने के लिए लोगों से कहा जा रहा है ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके, चैन को तोड़ा जा सके। कौशाम्बी जिले के रहने वाले जवान अजीत शुक्ला की राजस्थान में मृत्यु हो गई। फौजी अजीत शुक्ला राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रेनिंग करके लौट रहे थे। वापस आते समय जिप्सी हादसे का शिकार हो गई और उसमें आग लग गई, जिसमें 3 जवानों की मृत्यु हो गई। मृतकों में कौशाम्बी जिले का फौजी बेटा अजीत भी शामिल था। हादसे में शहीद जवान का शव पैतृक गांव उदयहीन बुजुर्ग पहुंचा। तिरंगे में लिपटे शव को देखते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। पिता, पत्नी व बच्चों के आंसू नहीं थम रहे थे। जवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे भाजपा विधायक ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद अजीत शुक्ला राजकीय सम्मान के साथ विदा किए गए। उनका अंतिम संस्कार हो गया। भाई साहब, मेरा बेटा पंजाब भटिंडा में पोस्ट रहे, उसके बाद युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज राजस्थान में गए हुए थे। वहीं पर हादसा होने के कारण, गाड़ी पलट जाने के कारण हादसा हुई। हादसे में वीर को शहीद हो गए। देखिए, हमारे क्षेत्र का उदयहीन बुजुर्ग का एक जवान था। श्रीगंगानगर में ट्रेनिंग पे वो था और ट्रेनिंग करके जब जिप्सी में सवार होकर करीब 6 जवान आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। और हादसा होने के बाद जब पलटी जिप्सी तो उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद 3 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद एक जवान अपने सिराथू का था, उदयहीन बुजुर्ग का, जिसका अंतिम संस्कार आज हो रहा है। और मैं समझता हूँ भारत सरकार द्वारा जो उनको व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार से भी डीएम से बात करके जो भी व्यवस्था हो सकेगी उसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा भी कराया जाएगा। और इसके साथ साथ सब लोगों के लिए जो आस्था बनी रहती है वो आस्था बरकरार रहे। शहीदों के सम्मान में एक पार्क बनवाया जाएगा और शहीद द्वार बनवाया जाएगा। प्लानिंग डायरेक्टर के.एन. सिंह ने कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कहा कि गांव घर में प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों से कोविड का बचाव किया जा सकता है। लोग इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये जड़ी बूटियां इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं, जिसमें कोविड समेत कई बीमारियों से लड़ने की ताकत है। इनसे बचा जा सकता है। कोरोना वायरस कोविड-19 को हरी जड़ी बूटियों से ठीक किया जा सकता है, अन्यथा सिर्फ वैक्सीन और एलोपैथिक मेडिसिन के सहारे ठीक करना असंभव है। यही कारण है कि दोबारा कोरोना वायरस नए रूप में उभर रहा और ठीक कर पाना कठिन हो रहा। महिलाओं को अगर अवसर मिलता है तो वो हर क्षेत्र में काम करने में सक्षम है। कन्नौज में विकास भवन में प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कैंटीन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जहां इससे आय होगी, वहीं लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा।
कैंटीन में प्रयोग होने वाला सामान भी स्वयं सहायता समूह में ही तैयार किया जाएगा। इस कैंटीन का शुभारंभ होने के अवसर पर महिलाएं प्रसन्न नजर आईं। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं से हमें स्वावलंबी बनने का अवसर मिलता है। कैंटीन में आने जाने का मौका मिला है और इसी में हम सब लोग जुड़ के अपना अपना काम, अपना अपना धंधा इसी में आटा और दाल और आलू और मतलब बेसन और मतलब सप्लाई करेंगे और सप्लाई से सारी महिलाओं को बताएंगे, महिलाओं से कहेंगे कि मतलब जो काम आपको करना है तो मतलब कैंटीन से ही करना है और कैंटीन में आए और अपना रोजगार बढ़ाएं। इस कैंटीन के लिए मतलब हमने अप्लाई किया था तो हमारा समूह जो है सन 2016 में गठित हुआ था। तो इस बेस पे CDO साहब और DM साहब की पहल से हमको ये कैंटीन मिली, जिससे हमें कैंटीन खोलने से ये लाभ है कि हमारी जो समूह की दीदियां हैं वो मतलब उनसे बेसन है, आटा है, मतलब पिसवा के हल्दी है, धनिया है और दाल वगैरह है, वो जो है समूह की दीदियों से ही मतलब करवा के हम खरीद करेंगे। तो उससे हमारी और समूह की दीदियों को फायदा मिलेगा। उस समूह की दीदियों को भी उससे रोजगार मिलेगा और जो हमारा लंच पैकेट का डिब्बा रहेगा वो हमारी समूह की दीदियां ही तैयार करेंगी। सन 16 में यह समूह गठन हुए थे, उसमें बहुत सी दीदी की स्थिति बहुत खराब थी। अब समूह में जुड़ के जो है वे आगे बढ़ रही हैं और हम लोग उसी में से मदद कर रहे हैं। तो अब समूह वाली दीदी जो अपना मतलब है हम पैसा देके वो अपना धंधा कर रही है, हम लोगों को मतलब खूब कर रही है। तो कैंटीन में शामिल। और अब कुछ खबरें रंग पर्व होली से जुड़ी हुई। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होलिकोत्सव के त्योहार में रंगों की बारिश हो रही है। आज यहां गोकुल में बाल गोपाल के स्वरूप के साथ छड़ी मारकर होली खेली गई। बाल गोपाल की शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें भक्त भाव विभोर होकर नाचते गाते दिखे। अपने श्याम को रिझाने के लिए गोपियों ने 16 श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ छड़ी मारकर होली खेलने का आनंद उठाया। श्रद्धालुओं ने भी अबीर गुलाल के साथ इस होली के रंग में अपने आप को सराबोर किया। इधर लखनऊ में भी अब लोगों पर होली का खुमार चढ़ने लगा है। होली की कल्पना बिना रंगों के नहीं की जा सकती, लेकिन मुश्किल ये है कि आजकल इन रंगों में जो केमिकल पाए जाते हैं वो हमारी त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। NBRI ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। NBRI ने हर्बल गुलाल तैयार किए हैं जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक और इको फ्रेंडली होती है। इन रंगों का उत्पादन मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से किया जाता है। सभी को जो मतलब आजकल जो हर्बल गुलाल है, जो पौधा का डिफरेंट पार्ट से बनता है, उसको यूज़ करें, जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका। इसमें कोई केमिकल्स नहीं होता। जैसे कि मैं NBRI का बात बताऊं, ये हम लोग का बहुत पुरानी प्रोडक्ट है और टेस्टेड भी है। इसका इतना डिमांड रहता है कि होली का 7 दिन पहले ये पूरा मार्केट से ख़त्म हो जाता है।
सो इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी केमिकल्स यूज नहीं करते हैं, 100% हर्बल होता है। सो कभी ये नुकसान नहीं करेगा किसी का स्किन को। कहीं हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है तो कहीं पलाश के फूलों से बने रंगों की धूम है। प्राकृतिक संपदाओं वाले सोनभद्र जिले के पहाड़ी अंचलों में पलाश के फूल इन दिनों न सिर्फ आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं बल्कि ग्रामीण अंचलों की महिलाएं इससे रंग बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर रंग बनाने वाली महिलाएं बताती हैं कि यहाँ के जंगलों में पलाश बहुतायत में है, जिसे परिष्कृत कर हम लोग हर्बल रंग और गुलाल बनाते हैं। इस रंग की मांग बाजारों में होली के अवसर पर बहुत रहती है। महिलाएं ये भी बताती हैं कि न सिर्फ पलाश बल्कि गेंदा और गुलाब के फूलों का भी उपयोग करके हर्बल रंग बनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला समन्वयक MG रवि ने बताया कि पूरे जिले में 1 दर्जन से ज्यादा समूह इस हर्बल रंग गुलाल बनाने के काम में लगे हैं, जिससे बहुत अच्छी आय भी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे प्रोडक्ट सोन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। पलाश के फूल के पंखुड़ी को अलग करके उसके साफ पानी में धुलेंगे, पानी उबालेंगे, उबलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट पकाएंगे। उसे नीचे उतार के ठंडा होने के बाद छान के उसके अर्क को अरारोट में मिला करके रख देंगे। सूखने के बाद मिक्सर ग्राइंड करेंगे, उसमें गुलाब जल मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसे पैक करेंगे। पैक करने के बाद हम मार्केट में उसे लाकर बेचेंगे। 1 किलो हमें गुलाल बनाने के लिए उसमें 80 रुपये का लागत है, जिसे हम 1 किलो बेचने के लिए 150 रुपये में बेचते हैं। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर वो पलाश के फूल पाए जाते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे जो समूह की जो महिलाएं हैं वो क्या करती है कि पलाश के फूलों को इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर उसको प्रोसेस करके उससे हर्बल गुलाल बनाती हैं और इससे इनकी आमदनी हो जा रही है और बड़े आसानी से इनको रॉ मटेरियल मिल जा रहा है। देखिए इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो बेसिकली 70 से 75 रुपये के आसपास आती है पर केजी, और ये बड़े आसानी से 130 रुपये से लेकर के 150 रुपये किलो तक बेच रही हैं। तो अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 40 से 50 रुपये का प्रॉफिट पर केजी महिलाओं को हो रहा है। इस समय होली का त्यौहार है और ये प्राकृतिक रंग और सिंथेटिक कलर्स में जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिंथेटिक कलर्स में इंडस्ट्रियल डाई, ऑक्सीडाइज्ड मेटल तेल में मिला के इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, क्रोमियम आयोडाइड, मरकरी सल्फाइड इत्यादि प्रकार के रासायनिक पदार्थों का मिश्रण करके विभिन्न प्रकार के रंगों को तैयार किया जाता है, जो कि शरीर, त्वचा और तमाम चीजों के लिए बहुत हानिकारक है। हापुड़ जनपद में नीम नदी को एक बार फिर अविरल बहाने के लिए लोग प्रयासरत दिख रहे हैं। इस नदी की अविरलता प्रदान करने के लिए स्थानीय समाज से भी आगे आ रहे हैं। ये नदी अतिक्रमण। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।